गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास BA B.Ed स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हम लोगों ने जाना था कि संस्कृति और सभ्यता दो शब्द होते हैं। हम लोगों ने दोनों का अर्थ समझा और फिर हम लोगों ने ये जाना हमारी संस्कृति क्या है। ठीक है, तो हमारी संस्कृति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने जो अलग अलग बातें कही हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने भारतीय संस्कृति की कुछ 6 विशेषताएं भी पढ़ी। ठीक है, और उस विशेषता में हम लोगों ने जैसे प्राचीनता पढ़ी। ठीक है, आध्यात्मिकता के बारे में हम लोगों ने जाना, सहिष्णुता के बारे में जाना, नारी का सम्मान जाना। ठीक है, आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। 6 विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली थी। 7वीं विशेषता देखिए, निरंतरता। 7वीं विशेषता है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। निरंतर मतलब लगातार, बिना रुके। ठीक है, देखिए भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है निरंतरता। देखिए कहा गया है कि देखो प्राचीन काल में आप सब लोग जानते हैं कि भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए। शक भी आए, हूण भी आए, कुषाण भी आए। ठीक है, बहुत सारी जातियों ने, विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, लेकिन कोई भी आक्रमण तो बहुत सारी शक्तियों ने किए, लेकिन कोई भी भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर सका। भारतीय संस्कृति आज भी हमारे लिए एक आदर्श बनी हुई है। तभी तो कहा गया है कि विदेशियों के आक्रमण हुए फिर भी भारतीय संस्कृति क्या है, बिल्कुल भी नहीं बदली। लगातार अनवरत रूप से बिना रुके निरंतर चली आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक पंक्ति बताई कि कहते हैं कि मिस्र रोम यूनाना सब मिट गए, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। ठीक है, मिस्र रोम यूनान सब जगह यहाँ संस्कृति आई थी, लेकिन वो क्या हो गई, इतिहास के पन्नों पर सिमट के रह गई। लेकिन भारतीय संस्कृति निरंतर रूप से लगातार चलती आ रही है। ठीक है, अगली विशेषता है भारतीय संस्कृति की अवतारवाद। ठीक है, अवतारवाद से तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि इस पृथ्वी पर जब भी अधर्म का बोलबाला होगा या इस पृथ्वी को जब भी नुकसान होगा, अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, धर्म खत्म होने वाला होगा, तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में अवतार लेंगे और अवतार लेकर इस पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। ठीक है, और भारतीय संस्कृति में इसी तरह विष्णु के अनेक अवतारों की कल्पना भी की गई है। जैसे विष्णु राम को भी विष्णु का अवतार माना गया है कि जब रावण का बोलबाला हो गया, अधर्म का बोलबाला हो गया, तो विष्णु ने भगवान राम के रूप में जन्म लेकर वापिस से धर्म की स्थापना की। या कंस के रूप में जब अधर्म का बोलबाला हो गया तो भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धर्म की स्थापना की। ठीक है, आदि अवतारवाद की बातें कही गई हैं। ठीक है, अगली भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है कि ये जो सृष्टि है, इसमें जो भी मानव है उनका जो जन्म है, उनकी जो उत्पत्ति है, हम कह सकते हैं कि विराट पुरुष ब्रह्मा जी से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि विराट पुरुष ब्रह्मा जी के जो मुख है, मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और विराट पुरुष ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है, और जगहों से किसकी उत्पत्ति हुई है, वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और उनके पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वर्ण हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण माने गए। कितने वर्ण माने गए हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, विराट पुरुष ब्रह्मा जी से हुई है। ठीक है, देखिए वर्ण व्यवस्था इसलिए अपनाई थी। देखिए हर, जैसे ब्राह्मण है उसका काम क्या है, पूजा पाठ करना। ठीक है, क्षत्रिय का कार्य क्या है, शरीर की समाज की रक्षा करना, शासन चलाना।
ठीक है। वैश्य का कार्य है व्यापार वाणिज्य करना, हाँ, और शूद्रों का कार्य है तीनों वर्णों की सेवा करना। देखो ये वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि हर वर्ण का व्यक्ति अपना अपना कार्य करे और समाज में जो प्रतिस्पर्धा है ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। और हर वर्ण जब अपना कार्य करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा, अपने वर्ण के हिसाब से कार्य करेगा, एक तो समाज में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और हर वर्ण अपने कार्य के प्रति सचेत भी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए समाज में हमारे भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। और ये हमारे इसमें क्या कर्म को प्रधान महत्व दिया गया था कि व्यक्ति का जो कर्म होगा वो उसी वर्ण का अधिकारी होगा, ठीक है। आगे क्या है अगली विशेषता, आश्रम व्यवस्था। देखिए मानव जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए व्यक्ति की जो आयु है उसको कितने डिवाइड किया, 100 साल मानी गई है। व्यक्ति की आयु कितनी मानी गई है, 100 साल मानी गई है। और इन 100 सालों को 25-25 के 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और 4 आश्रम बनाए गए हैं, जैसे 0 से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। फिर आगे 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, इस तरह 4 आश्रम अपनाए गए हैं कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करेगा, गृहस्थ आश्रम में विवाह करके अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, ठीक है। और आगे के जो 2 आश्रम है उसमें अपने जीवन को मोक्ष देने के लिए भगवान आध्यात्म करेगा, भक्ति करेगा, ठीक है। तो इस तरह आश्रम व्यवस्था बनाई गई है ताकि क्या रहे, कर्म को प्रधानता देते हुए भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था को अपनाया गया है ताकि सामाजिक क्रियाकलाप व निर्धारित कर्तव्यों को निभाते हुए व्यक्ति मोक्ष को भी पा सके। हर आश्रम में अलग अलग कार्य जो कर्तव्य भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है। देखिए अगली जो भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, हाँ, जैसे हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता, ठीक है। तो हम उस अनेकता में एकता को समझते हैं, भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता। देखिए कहा गया है कि भारत में क्या है, भारतीय संस्कृति क्या कहते हैं कि विविधता लिए हुए, विविधता मतलब बहुत अलग अलगपन लिए हुए है, ठीक है। भारत क्या है, एक विशाल देश है जिसमें क्या है, अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सब क्या है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं, ठीक है। तो ये अनेकता में एकता, मतलब सब खान पान, रहन सहन, पहनावा सब क्या है, अलग अलग है, फिर भी हम क्या है, भारतीय हैं, मतलब एक है, भारतीय हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया कि भारत क्या है, एक बाग है, ठीक है। और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो जैसे बाग में अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, है ना, यहाँ रहने वाले लोग भारत नामक बाग के अलग अलग फूल हैं, ठीक है। तो हम अनेकता में एकता को इस तरह से समझेंगे, अनेकता में एकता मतलब भाषा रूप में अनेकता में एकता। देखो कहा गया भारत में देखो अनेक अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, कोई पंजाबी है, कोई उर्दू है, कोई मराठी है, ठीक है। अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हमारे जो भाव है वो तो एक दूसरे तक पहुंचते हैं, क्या भाषा अलग अलग है, भाव तो क्या है, एक है, ठीक है। इसीलिए तो कहा गया है कि भारत एक है और यहाँ रहने वाले कौन है, भारतवासी हैं, ठीक है। देखो खान पान व वेशभूषा, खान पान देखो हमारे यहाँ जितने भी अलग अलग प्रांत है, भारत के अनेक प्रांतों में बटा हुआ है, अनेक प्रांतों में रहने वाले लोगों का खान पान क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। और सबके जो खान पान अलग है, मेले त्योहार सब क्या है, अलग अलग है, सबकी वेशभूषा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब अलग होने के बावजूद भी हम क्या है, एक हैं, ठीक है। आत्मा तो क्या है, एक ही है। अगली विशेषता है धर्म में विभिन्नता।
देखिए भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आदि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का भाव है कि सुख दुख एक साथ साझा करते हैं। चाहे धर्म क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन क्या है, भारत सभी क्या है, धर्म अलग अलग है, सभी क्या है, उस भारत माँ की आंखों के तारे हैं। जैसे क्या कहा गया, एक हाथ है और सब पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती ना, उसी तरह, लेकिन है तो वो हाथ तो वो एक ही है। भौगोलिक एकता, भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो भूगोल भी क्या है, अलग अलग है। कुछ प्रांत ठंडे हैं, कुछ गर्म है। ठंडे गर्म होने की वजह से जलवायु में भी फर्क आ जाता है, ठीक है। और जलवायु में जब फर्क आ जाता है तो खान पान में फर्क आ जाता है, वेशभूषा में भी फर्क आ जाता है। गर्म इलाकों का खाना अलग होता है, वेशभूषा थोड़ी ठंडी तरह की हम डालनी पसंद करते हैं, ठीक है। और जो ठंडे एरिया होते हैं उसमें गर्म तरह का पहनावा और खान पान भी उनका वैसा हो जाता है, ठीक है। तो भूगोल क्या है, वो हमारे चारों का भूगोल भी क्या है, अलग अलग है। जैसे भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय और 3 दिशाओं में समुद्रों से घिरा हुआ एक स्वतंत्र भूखंड है, ठीक है। और सिंधु, गंगा, यमुना, अनेक मतलब जो नदियां हैं, ये संपूर्ण उत्तरी भारत को एक भूगोलिक इकाई देती हैं, ठीक है। भूगोल भी क्या है हमारा अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, एक हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोगों ने अनेकता में एकता को जाना, ठीक है। तो हम निष्कर्ष के तौर पर ये बात कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक बगिया है और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बगिया के फूल हैं और इस बगिया से ही हमारा अस्तित्व है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।